साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। इस वीडियो श्रृंखला में मैं आपके साथ अपनी कुछ रचनाएं बांट रहा हूं, जिसमें कि कविताएं भी हैं और मेरी गद्य रचनाएं भी हैं। मेरा प्रयास है कि इसमें सभी प्रकार की रचनाओं का आपको आस्वादन करने का अवसर मिले, चाहे वे व्यंग्य कविताएं हों या प्रतीकात्मक कविताएं हों, व्यंग्य गद्य में लिखे हुए हों या अन्य रचनाएं जो मैं भविष्य में पढ़ने की सोच रहा हूं। इस तरह की कुछ रचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास है मेरा इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से। और आज जो मैं व्यंग्य पढ़ने जा रहा हूं वह व्यंग्य मेरे दूसरे व्यंग्य संग्रह अंगूठा छाप हस्ताक्षर में संग्रहित है। और यह व्यंग्य संग्रह सन 2014 में प्रभात प्रकाशन की ही एक संस्था है, प्रतिभा प्रतिष्ठान, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। और इस पर मुझे 2 स्थानों से पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और यह व्यंग्य संग्रह अभी भी विद्यमान है। दूसरा संस्करण उन्होंने प्रकाशित किया है पिछले वर्ष, और इसको जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये व्यंग्य संग्रह इतना लोकप्रिय हो रहा है। और ये अभी भी अमेज़ॉन पर और प्रभात प्रकाशन पर और www.nationsbook.in उस पर भी ये उपलब्ध है। इसी व्यंग्य संग्रह में से एक व्यंग्य मैं आज पढ़ने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रतिभा का इंजेक्शन। देश में प्रतिभा, योग्यता, मेधा, दक्षता, क्षमता आदि आदि का विस्फोट हो रहा है। आज से 5-6 दशक पहले प्रतिभा पलायन की समस्या थी। अब उसका समाधान सरकार ने ढूंढ लिया है। प्रतिभा पैदा करो, पैदा ना हो तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दो। जी हाँ, प्रतिभा का इंजेक्शन। हमारे देश की खूबी है दुनिया से कुछ अलग हटकर करना। हमारे यहाँ प्रतिभा परखने के मापदंड वैसे नहीं हैं जैसे अन्य देशों में। प्रतिभा का हमारे यहाँ संबंध 2 ही चीजों से है, एक है अंक और दूसरा है पद। जीवन में अनेक स्तरों पर औपचारिक परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाओं में सफलता का आधार है अंक। आज से लगभग 60-70 साल पहले सभी शिक्षक अंक देने में ना जाने क्यों इतनी कंजूसी करते थे, जैसे अंक ना हो रुपए हों, जिन्हें बांटने में उन्हें बहुत दर्द होता था। लिहाजा हमारे होनहार, योग्य, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अक्सर फेल हो जाते थे या 3rd डिवीजन में पास होते थे। दिल को दिलासा देने के लिए वे कहते थे कि बहुमत हमारे साथ है, यानी कि कक्षा में अधिकतर बच्चों की 3rd डिवीजन आई है और कुछ तो फेल भी हो गए हैं। या एक राजा के साथ उसके 2 सिपाही, क्योंकि आपको मालूम है 3rd डिवीजन में 3 डंडे इससे लगे होते हैं, तो एक राजा है, उसके साथ उसके 2 अंगरक्षक हैं, 2 सिपाही हैं। और कुछ ने तो दिल को समझाने के लिए यहाँ तक कह दिया कि हम रॉयल डिवीजन में पास हुए हैं। तो 3rd डिवीजन को 3rd डिवीजन ना कहकर रॉयल डिवीजन भी कहने का प्रचलन हुआ करता था। आपको याद होगा एक जमाना था कि पास होने पर बच्चे के माँ बाप पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते थे, अखबार में नाम छपता था, लोग अपने नाम के साथ स्नातक या बीए लिखने में गर्व करते थे, क्योंकि अधिकतर तो 8वीं या मैट्रिक की सीढ़ी से आगे ही नहीं बढ़ पाते थे। पूरे शहर में कोई कोई ही इंटर या बीए करता था। अंकों को लेकर हमारे शिक्षकगण इतने अनुदार थे, एक होता है उदार, इसका उल्टा अनुदार थे, कि 2nd डिवीजन से ऊपर गुड 2nd डिवीजन बनानी पड़ी। आपको सुन के हैरानी होगी, गुड 2nd डिवीजन क्या होती है। यानी 2nd और 1st डिवीजन के बीच में अगर 55% से ऊपर अंक आए और 59% तक आए तो क्या कहेंगे, 2nd डिवीजन? नहीं, एक और रास्ता निकाला, गुड 2nd डिवीजन। 1st डिवीजन 60% अंक तो हर विद्यार्थी का ऐसा ख्वाब होता था जो प्रायः पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए 1st डिवीजन से कुछ दूर रहने वाले विद्यार्थी गुड 2nd डिवीजन कहकर दिल को समझाते थे। डिस्टिंक्शन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण था। 75% अंक, ये तो कठिन ही नहीं, लगभग असंभव सा ही था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तभी तो उसे विशिष्ट या डिस्टिंक्शन कहा जाता था। पूरे शहर में या कहें कि पूरे जिले में कोई एक आध ही होता था जिसकी डिस्टिंक्शन आती थी। समय ने करवट बदली, सरकार ने समस्या की भयावहता को समझा। सरकारी आदेश पर शिक्षा शास्त्रियों, बाल मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ राजनेताओं,
समाज सुधारकों, चिंतकों, विचारकों ने इस बिंदु पर व्यापक शोध, बोध, चिंतन, मनन, विचार, विमर्श किया और पता नहीं क्या क्या किया। धीरे धीरे विचार मंथन से यह निष्कर्षामृत, निष्कर्ष रूपी अमृत निकला। जैसे आपको मालूम समुद्र मंथन से निकलता है, तो विचार मंथन से निष्कर्षामृत निकला कि अंकों की कंजूसी खत्म की जाए, येन केन प्राक्रेन बच्चों को अंक दिए जाएं। आजादी के बाद भारत में शिक्षा की स्थिति गरीब की जोरू जैसी हो गई, जिससे हर कोई खिलवाड़ करता है और वह बेचारी चुपचाप सब कुछ सहने को विवश है। शिक्षा में सुधार के नाम पर मनमाने प्रयोग किए गए हैं। ऐसे ही प्रयोगों में से कुछ हैं 5वीं या 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को फेल ना करना, बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील देना, वर्दी, किताबें, कॉपियां मुफ्त देना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय आदि आदि को आकर्षित करने तक भी ठीक था, लेकिन जब इसके साथ वोटों की राजनीति जुड़ गई, वहां से कुछ समस्याएं शुरू हुई। अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उनके बच्चों को करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति देना, ये नए नए प्रयोग हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि बच्चों को मारना तो बहुत दूर की बात है, अध्यापक उन्हें डांट भी नहीं सकते, कक्षा में खड़ा भी नहीं कर सकते, और तो और अब नवीनतम स्थिति यह है कि उनको और देख भी नहीं सकते, वरना बच्चा कहेगा कि वो मुझे घूर रहे हैं। तो ये भी एक स्थिति आ गई है। इसी कड़ी में जुड़ गई एक और नई बात, बच्चों को अधिकाधिक अंक दिए जाएं। इसके लिए व्यवस्थित रूप से सामूहिक प्रयास शुरू किए गए। उन विषयों तथा क्षेत्रों को तलाशा गया जहां अंक कटते थे और जहां अंक मिलते थे। विदेशों की स्कूली शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली तथा अंक प्रणाली के अध्ययन के लिए एक एक करके कई दल विदेश यात्रा कराए। उन्होंने वहां से अंधाधुंध नकल मारी। इस काम में हम बहुत चतुर हैं, निपुण हैं। विदेशी व्यवसायियों को भारत में स्कूली शिक्षा में पैर जमाने की अपार संभावनाएं दिखाई दी। बड़ा बाजार, बहुत लाभ, मोटा मुनाफा। उन्होंने पूरा सहयोग दिया। भारत आकर बैठकों, गोष्ठियों, वार्ताओं के कई दौर चले। विदेशों से खूब आर्थिक सहयोग दिया गया तथा भारतीय स्कूल शिक्षा पद्धति को सुधारने, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सुधारने के लिए कई सुझाव भी आदेशात्मक रूप से थोपे गए। सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन ये सुझाव ना होकर के आदेश होते चले गए और वे थोप दिए गए। पाया गया कि निबंधात्मक प्रश्नों, विषयनिष्ठ प्रश्नों, जिनको सब्जेक्टिव आंसर कहते हैं, उनमें अंक बहुत अधिक काटे जाते हैं, जबकि दूसरी ओर बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQ, जिसका आजकल बहुत चलन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहेंगे अंग्रेजी में, लघुत्तरात्मक प्रश्न, आंतरिक मूल्यांकन, प्रयोगात्मक परीक्षाओं, इनमें अंक अधिकाधिक दिए जाने की संभावनाएं हैं। बस बात में बात बन गई। निर्णय हुआ सभी विषयों में बच्चों पर पाठ्यक्रम का दबाव बहुत अधिक है, अतः पाठ्यक्रम कम किया जाए। परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं। पहले आपको पुराने साथियों को शायद याद होगा कि 9वीं, 10वीं, 11वीं 3 साल की परीक्षा, 11वीं में 3 साल का पाठ्यक्रम आता था। फिर वार्षिक पाठ्यक्रम हुआ, अब उसे हटा करके 6-6 महीने का, जिसको सेमेस्टर कहा गया, वह पाठ्यक्रम होना शुरू हो गया, जिसमें 6 महीने पढ़ा, स्लेट साफ, दूसरे 6 महीने के लिए आ गए। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कुछ जगहों पर 4-4 महीने का सेमेस्टर करने की भी योजना है कि 6 महीने का बहुत होता है यह बच्चे के लिए याद करना। कितना अत्याचार करते हैं बेचारे बच्चों पर। तो इसलिए इसमें बदलाव लगातार हो रहे हैं, बहुत सुधार हो रहा है हमारी शिक्षा पद्धति में। देखिए कहां से कहां हमारे बच्चे पहुंच गए। आगे ध्यान दीजिए, बहुवैकल्पिक, वस्तुनिष्ठ तथा लघुत्तरात्मक प्रश्नों को बढ़ाया जाए, ये सुझाव लागू किए गए। वर्तनी की अशुद्धियां यानी स्पेलिंग मिस्टेक नजरअंदाज की जाएं। हमारे समय में 3 गलतियों पर 1 अंक कटता था, आज कहते हैं नहीं, अंक नहीं काट रहे हैं। इससे बच्चे डीमोरलाइज, हतोत्साहित हो जाते हैं। अनेक बातें हैं। अंक काटने नहीं, अंक देने के तरीके ढूंढे जाएं। उदाहरण के लिए, पहले गणित के अध्यापक अंतिम उत्तर ठीक ना होने पर, जो उसने अंतिम निष्कर्ष निकाला उत्तर में, पूरे के पूरे अंक काटकर 0 दे दिया करते थे। इसीलिए गणित के बारे में कहा था कि जो तो पूरे अंक मिलेंगे या 0 मिलेगा। अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब उन्हें उत्तर के प्रत्येक चरण के अलग अलग अंक देने होंगे।
निबंधात्मक प्रश्नों का महत्व कम से कम किया गया। बोर्ड की परीक्षाओं में आपको याद होगा 300 और 500 शब्दों का निबंध लिखा जाता था, उसे घटाते घटाते 200, 250 शब्द, 200 शब्द, 100 शब्द, और अब हम अनुच्छेद पर आ गए हैं। 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। निबंधात्मक प्रश्नों का महत्व कम से कम किया गया। बोर्ड परीक्षाएं बच्चों के लिए सबसे बड़ा आतंक होती थी। किसी जमाने में तो हमने सुना है, मैंने तो नहीं दिया, 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, जिन्हें समाप्त किया गया दबाव कम करने के लिए। बेचारे बच्चों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी समाप्त की गई। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त करने के लिए भी लगातार प्रयास चल रहे हैं। अधिकारी, उच्च अधिकारी कटिबद्ध हो गए और अंततः 10वीं में बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई। हालांकि इस सरकार को सद्बुद्धि है और उन्होंने इस पर पुनर्विचार किया और इस नियम को भी बदला है। अभी फिर से बोर्ड परीक्षाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये सब हो चुकी हैं चीजें। 8वीं तक बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उन्हें बिना पढ़े पास होने का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। 10वीं में बोर्ड के स्थान पर स्कूलों द्वारा अपने स्तर पर ली गई सभी परीक्षाओं में और उससे नीचे की परीक्षाओं में भी आंतरिक मूल्यांकन का महत्व, उसके अंक प्रतिशत बढ़ाए जा रहे हैं। पहले केवल विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन या प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती थी, जिसके कारण विज्ञान में अच्छे अंक आते थे। अब इस चीज को बाकी सामाजिक विज्ञान विषय में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सब में लागू किया जा रहा है। पब्लिक स्कूलों ने इस सुझाव को हाथों हाथ लिया। अब वे अपने स्कूल का परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं। बच्चों को मानसिक उत्पीड़न, तनाव, दबाव से मुक्ति मिली। अब वे निश्चिंत होकर गेम्स, जी हाँ गेम्स, कौन सी गेम्स? कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। संवाद कहाँ? इंटरनेट पर चैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमने बहुत दबाव पहले डाला हुआ था। अंकों की इस उदार वितरण नीति के परिणाम स्वरूप दशकों पुरानी चली आ रही मान्यताएं टूटने लगी। पास होने पर मिठाई बांटने का चलन खत्म हो गया। सेकंड डिवीजन, गुड सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, डिस्टिंक्शन अब पतझड़ में जमीन पर गिरे पीले पत्तों के समान हो गई। 90% अंक मिलने पर भी आज बच्चे खुश नहीं, दुखी होने लगे। सैकड़ों बच्चों के 100% अंक आने लगे। और आपको मालूम है 12वीं की परीक्षाओं में आप देखते हैं अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, समाजशास्त्र जैसे अन्य विषयों में 100 में से 100 अंक आने लगे हैं बच्चों के। इसके कारण कॉलेजों में प्रवेश सूची के अंक प्रतिशत आसमान छूने लगे। 95% अंक पाकर भी बच्चों को मनचाहे कॉलेज में मनचाहा विषय में दाखिला नहीं मिलता। हीनता, अवसाद, तनाव, निराशा, कुंठा, ये सारे शब्द मैं हिंदी में बोल रहा हूं। हालांकि आजकल हिंदी में बोलने का प्रचलन नहीं है, इन सब के स्थान पर आजकल अंग्रेजी शब्द चलते हैं। डिप्रेशन और उसी तरह से टेंशन, उस तरह से डीमोरलाइज, ये आजकल शब्द बड़े चल रहे हैं। ऐसे राक्षसों ने बच्चों को ऐसे जकड़ा कि कुछ बच्चे तो उनके हाथों से मुक्ति पाने के लिए इहलोक से ही मुक्ति के प्रयास करने लगे। पूरे देश के स्कूल कॉलेज इस अकस्मात हुए प्रतिभा विस्फोट से चकित हैं। शिक्षक अब कक्षा में जाने से घबराने लगे हैं, क्योंकि उनके अपने कभी 75% से अधिक अंक नहीं आए। ऐसे में वे 97-98% अंक पाने वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और तो और बच्चे भी अब स्वयं को अफलातून समझने लगे। उनका आत्मविश्वास, अति विश्वास, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास में परिणत होकर 7वें, 8वें, 9वें आसमान पर है। अभी तक हमने 7वां आसमान सुना था कि वो 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन ये बच्चे अब 7वें आसमान से बहुत आगे जा रहे हैं। 8वें, 9वें आसमान पर उनका आत्मविश्वास है। वे हवा में उड़ रहे हैं, कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो देखा आपने प्रतिभा के इंजेक्शन का कमाल। तो मित्रों, ये था मेरा व्यंग्य प्रतिभा का इंजेक्शन, जो मेरे इस व्यंग्य संग्रह अंगूठा छाप हस्ताक्षर में संग्रहित है। और इस प्रकार के अन्य व्यंग्य पढ़ने के लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और इस बीच मेरे चैनल पर मैं इस तरह की चीज़ें आपके सामने पेश करता रहूँगा। यह व्यंग्य कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से मुझे उत्साह मिलता है, मेरा आत्मबल बढ़ता है। तो देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा, मधुप के संग। नमस्कार।